वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर बी सर। और आज हमारी 40 सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमने लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर के बेस पे कलेक्ट किए। और इसमें हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सेक्शन फार्मूले का बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक पॉइंट है सी जो डिवाइड करता है एक इंटरनली एक लाइन सेगमेंट ए बी को। यहाँ मैं तुम्हें बता दूं, जो डिवीजन होता है दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्लास 11th में आएगा, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन की। तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी और यहाँ हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 2,5 और बी का कोऑर्डिनेट है x, y। और एक पॉइंट जो इनके साथ कोलिनियर होगा इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट के साथ, सी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं -1 और 2। और ये इस लाइन सेगमेंट को m1 m2 के रेशियो में मान लो डिवाइड करता है। वैसे रेशियो में दिया है 3:4, यानी m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 4 है। अब अगर हम चाहें तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब उसके लिए जो सेक्शन फार्मूला हम लगाते हैं, तो ये m1 m2 है, तो ये मान लेता हूं मैं x1 y1 और इसे मान लेता हूं x2 y2। अब मैं अगर सेक्शन फार्मूला लगाता हूं तो सी के कोऑर्डिनेट आते हैं, फार्मूला तुम्हें याद होगा, m1 इसे लेता हूं और m2 इसे लेता हूं, तो याद होगा m1 इंटू x2 यानी 3x प्लस m2 इंटू x1, तो 4 2 जा 8। ये क्रॉस करना है, तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, जब x निकालना है तो x के साथ करनी है, y निकालना है तो y के साथ। नीचे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 इंटू y2 यानी कि 3y प्लस 4 इंटू 5 20 अपॉन 3 प्लस 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3x प्लस 8 अपॉन 7 और 3y प्लस 20 अपॉन 7। बट हमें ये जो रेशियो वो वैल्यू थी सी के कोऑर्डिनेट थे, वो क्वेश्चन में गिवन थे -1 और 2। कोऑर्डिनेट्स की इक्वलिटी का जो मतलब होता है वो सीधा सीधा होता है कि इसका x कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला है वो इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो x कोऑर्डिनेट को जब हम x के इक्वल करेंगे तो 3x प्लस 8 अपॉन 7 इक्वल -1 और 3x प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 और प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा और 3x इक्वल -15, तो x की वैल्यू आ गई -5। ऐसे हम दूसरा केस लेंगे तो y कोऑर्डिनेट y के इक्वल करेंगे, यानी कि 3y प्लस 20 अपॉन 7 इक्वल 2, क्रॉस करेंगे तो 3y प्लस 20 इक्वल 14 और प्लस का 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3y इक्वल 14 माइनस 20, 3y इक्वल -6 और y की वैल्यू -2। तो हमने x और y तो निकाल दिया, बट हमसे वो वैल्यू पूछता था x² प्लस y² की। तो अब हम x² प्लस y² आसानी से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। इसके लिए तो मैं पहले x और y अलग अलग निकालने होंगे। तो माइनस का स्क्वायर प्लस का 25 और 2 का स्क्वायर प्लस का 4 यानी कि मिला के 29। तो ये हमारा कोई ऑप्शन होगा, एक बी ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। x² प्लस y² की वैल्यू 29। तो यहाँ हमने देखा कि जो बेसिक हमारा सेक्शन फार्मूला है उसकी बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है और हमें उसमें अपना सीधा सीधा जो फार्मूला सेक्शन फार्मूला है वो यूज करना है, यानी फार्मूला ढंग से याद होना चाहिए। अभी मैंने पीछे एक वीडियो दी है, उसमें सारे सिलेबस के फॉर्मूले हमने और कॉन्सेप्चुअल सारा मैटर कवर किया है। उस वीडियो को तुम ढंग से देख के उसे तैयार करो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा इस फर्स्ट टर्म के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब हम यह बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को मैं हटा देता हूं, तुमने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें सेक्शन फार्मूला ही यूज करना है, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स सीरियल में है, क्योंकि पहले मैंने डिस्टेंस के लिखे बाद में सेक्शन फार्मूले के, पर करने में पहले सेक्शन फार्मूला बाद में डिस्टेंस फार्मूला। और ये इस बार के सीबीएसई पेपर में जो सैंपल पेपर था उसमें दिया हुआ था ये क्वेश्चन, बेसिक वाले में था आई थिंक, कि रेशियो जो दिया है हमें, पूछा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, एक लाइन रेशियो एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल 4, वो किस रेशियो में डिवाइड करेगी इस लाइन सेगमेंट को AB को, यानी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें एंड पॉइंट के पता है। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, वो है 2 और -2, 2 और -2 और 3 और 7। तो इस लाइन सेगमेंट AB को एक दूसरी लाइन है,
अभी हमने पीछे देखा था उसमें पॉइंट था, बट लाइन भी जब इसको इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पे ही करेगी। तो मान लो कैसे भी मैं डाल देता हूं एक लाइन, इसकी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल 4, 2x प्लस वाई इक्वल 4, ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है हमारे पास, और ये लाइन इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी दिया है। हाँ, ये पक्का है कि दो लाइन कभी भी एक दूसरे को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मान लो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं सपोज P, कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास है ये इस ए बी को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूले से चाहे तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए P पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको K/1 में। वैसे M1 रेशियो M2 भी ले सकते हैं, बट यहाँ 1 वेरिएबल में लोगे तो थोड़ा रेशियो निकालने में आसानी रहती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हमने ये रेशियो K/1 मान लिया। अब मैं सेक्शन फार्मूला यूज करके इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। तो M1 इंटू x2, अभी मैंने लगाया था 3k प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 7 इंटू k प्लस 1 इंटू -2 यानी कि फाइनली -2 अपॉन k प्लस 1। ये हमने p के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। बट हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि कोई भी लाइन जब पास होती है, जब लाइन को हम बनाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं उसके 3, ध्यान होगा तुम्हें थर्ड चैप्टर में कि हम जब उसके 3 सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है 2x प्लस वाई का, तो हम इसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। मान लो एक बार हम x को 0 कर दें, तो x 0 करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये मान लो हमारा एक पॉइंट हो गया 0 4। उसके बाद ऐसे एक बार हम y को 0 कर दें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 2 0 एक हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और जब इसको मिलाएंगे तो ये हमारा ग्राफ बन गया इस इक्वेशन का 2x प्लस वाई इक्वल 4 का। तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन से ही लाइन ड्रॉ होती है, यानी लाइन जितने पॉइंट से पास होती है वो सब उसके सॉल्यूशंस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में इस क्वेश्चन के लिए रखना पड़ेगा। तो ये लाइन इस P पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब P इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो सॉल्यूशन का सीधी सी डेफिनेशन होती है कि x और y की ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी ये x और y की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह हम ये लगा देंगे 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। हमेशा यही करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और y की जगह हम लगा देंगे 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 और इक्वल 4। अब तुम्हें आराम से यहाँ k की वैल्यू मिल जाएगी और उससे रेशियो पता चल जाएगा। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ पहले k प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6k प्लस 2 2 जा 4 और 7k माइनस 2 इक्वल 4। क्रॉस करेंगे तो 6 और 7 पहले ऐड कर लो, 6 12 13k और 4 में से 2 गया प्लस का 2 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 की इससे हुई तो 4k प्लस 4। 4k को इधर ले आओ 13k माइनस 4k और ये इधर चला जाएगा 4 माइनस 2। तो 13 में से 4 किया 9k इक्वल 2। तो k की वैल्यू है 2 अपॉन 9। तो रेशो बना 2:9। तो आसानी से तुम्हें रेशो पता चल गया 2:9, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है ये जो कि डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। बस हमें थर्ड चैप्टर को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि लाइन का जो क्वेश्चन था ये सीबीएसई सैंपल पेपर में आया है और इसके ऊपर मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हें ये एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी मिलेगा और वहाँ पहला ही क्वेश्चन है जिसमें ये लाइन किस रेशो में डिवाइड करती है इसकी बात की गई है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा बुक्स में भी इसके बेस पे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं धीरे से आगे वाली वीडियो में ऐड कर दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये हमारा जो 5 क्वेश्चन है ये है मिड पॉइंट के ऊपर है क्योंकि मिड पॉइंट का भी एक फार्मूला होता है। सीधा अगर हम चाहते हैं एक मिड पॉइंट का फार्मूला बिना सेक्शन फार्मूले के डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला, अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट के ये एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो हम सीधा मिड पॉइंट फार्मूला लगा के ये कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के निकाल सकते हैं। अगर मैं P को मिड पॉइंट बोलूं ए बी का कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर ये इसका मिड पॉइंट है
तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सीधा फार्मूला है x1 प्लस x2 यानी एवरेज निकाल दो और अपॉन 2, और y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इससे तुम डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल सकते हो, ये सीधा फार्मूला यूज करना है। और इसी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन है कि 3 - 6 इज द मिड पॉइंट। नाम तो नहीं दिया, कोऑर्डिनेट दिया है 3, -6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0, 0। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हमें एंड पॉइंट के, एक तो 0, 0 दिया है और एक दिया है x, y। ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए x, y। अब हमसे कहता है कि हमें इस x, y की वैल्यू बतानी है, यानी b पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। तो उसके लिए सीधी सी बात है, पहले तुम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही फाइंड करोगे। तो उसके लिए मैं वैल्यू डाल देता हूं, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाएंगे आसानी से। और 0 प्लस x अपॉन 2 और y निकालने के लिए 0 प्लस y अपॉन 2। तो p के कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया x अपॉन 2 और y अपॉन 2। अब हमें क्योंकि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इसका मतलब यहां इनको इक्वल कर देंगे। अब वही तरीका है कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल। तो फाइनली x अपॉन 2 इक्वल 3, तो x की वैल्यू तो 6 आई, और y अपॉन 2 इक्वल -6, तो y की वैल्यू आई -12। तो आंसर हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट बना 6, -12। सब्जेक्टिव में लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था, बट यहाँ तो MCQ है तो तुम्हें यही आंसर दिया होगा 6, -12 एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। तो तुमने देखा यहाँ मिड पॉइंट फार्मूले के बेस पे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे मिड पॉइंट फार्मूले से काफी उम्मीद है कि ये तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है इसके बेस पे कोई क्वेश्चन। और अब हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले 4-5 सालों से बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है, और मुझे इसकी 100% उम्मीद है। और अभी सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इसके आने के चांस 100% है, और ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये कई तरीके से हम सोच सकते हैं इसको, बट करना एक ही तरीके से। सोच कुछ भी लो और करने का मेथड यही रखना है, क्योंकि सबसे शॉर्ट और आसान तरीका इसका यही होता है। और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी दिया है कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसके ये वर्टेक्स हमें दिए टेकन इन ऑर्डर, का मतलब सीरियल से चलोगे ABCD, यहां से स्टार्ट कर लो चाहे ABCD, बट ये चलेगा सीरियल, साइक्लिक ऑर्डर में लेने, बिल्कुल एकदम से कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो पहले A है, और फिर उसके बाद में अगले वाले को मैं B पे डाल देता हूँ 4y, उससे अगले वाले को C पे डाल देता हूँ x6, और लास्ट में डाल देता हूँ मैं 3, 5। तो ये मेरे को कुछ कोऑर्डिनेट दिए, चारों वर्टेक्स दिए पैरेललोग्राम के। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है कि वो पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए तो चौथा पूछा जाता है। तो जब वो चौथा पूछा जाएगा तो पहले 3 लिख लेंगे और चौथे को XY डाल देंगे, वो भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल ये चारों दिए। कभी कभी ये क्वेश्चन रोम्बस में भी आता है, स्क्वायर में भी आता है। तो हर क्वेश्चन का तरीका जो मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ वही फॉलो करना है, दिमाग का कम इस्तेमाल करना है, और ये रटना ज्यादा है कि फार्मूला याद रहना चाहिए, कौन सा फार्मूला हमें इस केस में लगाना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो रोम्बस में भी काम करती है, स्क्वायर में भी काम करती है, पैरेललोग्राम में भी काम करती है। हर जगह एक प्रॉपर्टी काम करती है, और वो होती है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर का भी करता है, रोम्बस का भी करता है, रेक्टेंगल का भी करता है, पैरेललोग्राम का भी करता है, क्योंकि सारे ही पैरेललोग्राम है। तो इसी प्रॉपर्टी से हम ये आंसर लाएंगे कि मैं पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं, सिंस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों का, वो दोनों का मिड पॉइंट होता है। यानी BD AC के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है और AC BD के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट का एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है, एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट, यूनिक कोऑर्डिनेट। अब O AC का भी मिड पॉइंट है और O BD का भी मिड पॉइंट है, पर O की 2 अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि एक पॉइंट का एक ही यूनिक कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो AC का जब मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो BD का भी मिड पॉइंट वही आएगा, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है O।
तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं और हम यह लिख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ये तो मैंने पूरा लिखा है, तुम शॉर्टकट में याद कर लो कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट इक्वल होगा। तो AC का जो मिड पॉइंट निकालेंगे फॉर्मूला लिखवा है x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x अपॉन 2 और y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये मैंने निकाल दिया AC का मिड पॉइंट। अब BD का मिड पॉइंट 3 प्लस 4 इक्वल करना है 3 प्लस 4 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2। अब ये दोनों मिड पॉइंट सेम होने चाहिए क्योंकि दोनों पॉइंट O के कोऑर्डिनेट है और O का कोऑर्डिनेट तो सेम ही होना चाहिए क्योंकि एक यूनिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूनिक होते हैं। तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, यानी कि 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल 3 प्लस 4 यानी 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x की वैल्यू है 7 माइनस 1 यानी 6। बहुत इजी सिंपल। ऐसे 8 अपॉन 2 इक्वल 5 प्लस y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, y की वैल्यू है 3, 8 माइनस 5 3, तो x हुआ 6 और y हुआ 3, x6 y3, x6 y3, पहला ऑप्शन A, x6 y3। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को रट के जाना पड़ेगा और क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब इसके बाद मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 और अब यहां से हमें डिस्टेंस फॉर्मूले पे जाना है। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने जो सबसे पहले ये लिया है, कभी कभी हमें इसमें धोखा हो जाता है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में भी है सेक्शन फॉर्मूले के साथ, तो ये एक तरह से हमें कंफ्यूज कर देता है कि क्या हम इसको एनसीईआरटी वाले मेथड से करेंगे। तो बहुत कुछ इसमें ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे तुम्हें करा रहा हूँ। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बात हो रही है सर्कल की। अब एक्सरसाइज 7.2 में एक सर्कल का क्वेश्चन है, उसमें डायमीटर के जो एंड पॉइंट है और सेंटर उसका यूज किया गया है, बट इस क्वेश्चन में हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा है वो डायमीटर की भी कर रहा है कि डायमीटर की लेंथ 20 है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां दिया है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट तो है 2k माइनस 1,7, ये सेंटर की कोऑर्डिनेट है और ये सर्कल जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहां बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि केवल ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मैं यहां भी ले सकता हूं इस पॉइंट को। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये पॉइंट जो जिससे सर्कल पास हो रहा है -3, -1 है। अब ये कहीं भी हो सकता है, तो ये डायमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये मान लो ये एक पॉइंट है तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ केवल हमें सिंपल इसको रेडियस वाले कॉन्सेप्ट से करना है, नॉट डायमीटर और मिड पॉइंट से नहीं करना, क्योंकि मिड पॉइंट के लिए फिर हमारे पास दूसरा इसका सिरा भी होना चाहिए था, तो दूसरा सिरा हमारे पास नहीं था और हमें ये भी नहीं दिया था कि ये पॉइंट से कोई डायमीटर पास हो रही है, उसके ये एंड पॉइंट है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, डायमीटर की केवल लेंथ दी है, बट इस लेंथ को भी मैं यूज नहीं करने वाला, मैं तो इससे सीधा रेडियस निकाल दूंगा। रेडियस डायमीटर की आधी होती है, लो मैं तो डायमीटर का काम ही खत्म कर दिया, अब मैं तो केवल रेडियस पे आ गया। तो अब ये रेडियस ही होगी, क्योंकि जो भी पॉइंट सर्कल पे लाइज करता है, यानी सर्कल जिस पॉइंट से पास होता है, अगर उसको सेंटर से कनेक्ट करोगे तो इसको तुम रेडियस का नाम दे सकते हो। तो इसका मतलब रेडियस में अब निकाल सकता हूं बाय डिस्टेंस फार्मूला। OA इक्वल रूट के अंदर फार्मूला याद होगा x1 माइनस x2, वो तुम्हारी इच्छा है, x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, यानी एबीसी का डिफरेंस। x1 है 2k माइनस 1 और जब मैं माइनस करूंगा इसमें से -3 को, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर दूंगा मैं इसे, तो 2k माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर, ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। अभी और सॉल्व हो जाएगा ये, बट मैं यहाँ पे क्योंकि OA की वैल्यू मेरे पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेडियस मेरे पास है 10 यूनिट, तो इसका मतलब 2k प्लस 1, 2k प्लस 2 और प्लस होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो ये हमें रेडियस को ही यूज करना है यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तुम देखोगे एनसीईआरटी वाली 7.2 का क्वेश्चन है सर्कल का, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, बोर्ड में आ चुका है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा हम इसलिए करेंगे जिससे होल रूट इसका कैंसिल हो जाए, जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होल रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 64 इक्वल 10 का स्क्वायर 100। अब इसके बाद तुम ये प्लस का 64 इधर जाकर माइनस कर दोगे, 2k प्लस 2
का होल स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64। देखो कैलकुलेशन में थोड़ी सी अलग स्टाइल में कर रहा हूँ, एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो मेरे को उम्मीद थी कि कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, इसीलिए मैंने होल स्क्वायर यहाँ खोला नहीं था, क्योंकि अब मेरे को इजीली ये स्क्वायर रूट जब मैं लूंगा दोनों तरफ तो 2k + 2 इक्वल 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6। आंसर 2 आएंगे। कोऑर्डिनेट में हमेशा ध्यान रखना है स्क्वायर रूट प्लस माइनस में ही लेना है। फर्स्ट केस में बनाता हूं और मैं फर्स्ट केस में +6 लेके चलता हूं तो 2k + 2 इक्वल 6, तो 2k इक्वल प्लस का 2 इधर जाके माइनस हो गया तो 2k इक्वल 4 और k की वैल्यू आ गई 2। तो एक आंसर तो k का 2 आया। और एक बार मैं -6 लेता हूं सेकंड केस, तो 2k सेकंड केस लेता हूं 2k + 2 इक्वल -6 और प्लस के अंदर जाके माइनस करता हूं तो -8, k की वैल्यू आई -4, तो यानी k के तो आंसर आए 2 और -4, 2 और -4 ऑप्शन होना चाहिए, 2 और -4 ये ऑप्शन हो सकता है, 2 और -4 बस यही ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको यहाँ पे जब सॉल्व किया तो ये स्क्वायर रूट लेते समय ध्यान रखना है कि प्लस माइनस के साइन जरूर लेने हैं। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट हो गया, इसका मतलब डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन एक्स एक्सिस। यानी ये जो कॉन्सेप्ट था क्लास 9th में हुआ करता था, 9th का भी कुछ कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इसमें मैंने कई पेपर में देखा है कि 9th के क्वेश्चंस हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें तुमने बुक में देखा होगा RS अग्रवाल में लास्ट ईयर, कि वहां तुम्हें एक मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट दिया होता। तो ये वही कॉन्सेप्ट है और इस साल के CBSE के सैंपल पेपर में भी, इस साल जो CBSE का इंप्रूवमेंट का पेपर हुआ है उसमें आया ये क्वेश्चन। तो वहां पे हमें रिफ्लेक्शन के केस के लिए मैंने बहुत अच्छी तरकीब निकाली है और इस तरकीब से अगर तुम रिफ्लेक्शन का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहां तुम्हें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में बताना है। पॉइंट है हमारा -4,5, तो -4 के लिए 1 2 3 4 और 5 ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट है हमारा जिसका हमें रिफ्लेक्शन बताना है एक्स एक्सिस में। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, तुम्हें एक्स एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन बताना है तो या तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो रिफ्लेक्शन नीचे बनेगा, अगर ये एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो रिफ्लेक्शन ऊपर बनेगा। तो तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट पे एक राइट एंगल बनाना है, 90 डिग्री की एक एंगल बनानी है सीधी। तो ये तुम्हें दोनों आंसर देगा, एक्स का भी देगा और वाई का भी। तो जब इस पॉइंट पे तुम ये 90 डिग्री की एंगल बनाओगे तो वो जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, जिस क्वाड्रेंट में ये चली जाएगी, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, तो यहां से तुम्हें एक्स एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा क्या है। तो केवल तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट के जो डिजिट्स है वो तो यही यूज करनी है, बस जिस क्वाड्रेंट में एंटर होगी रे उस क्वाड्रेंट के साइन यूज करने। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा एक्स में वो बनेगा -4 -5। और अगर इसका रिफ्लेक्शन वाई में पूछा जाता इस वाई, तो ये रे अब वाई वाली जो रे थी वो एंटर हुई, जब हम वाई एक्सिस में देख रहे थे रे एंटर हुई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन बनता 4,5। तो बहुत इजी तरीका मैंने बताया है कि जिस पॉइंट से तुम्हें रिफ्लेक्शन देखना है वहां से एक राइट एंगल बना दो, और राइट एंगल वाई एक्सिस को जहां क्रॉस करके जिस क्वाड्रेंट में एंटर हो जाए वहां तो तुम्हें वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, और जहां वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके एंटर हो रहा है जिस क्वाड्रेंट में, वहां तुम्हें उसका रिफ्लेक्शन एक्स में दिख जाएगा। बस तुम्हें साइन उसी क्वाड्रेंट के यूज किए जिसमें वो रे एंटर हुई है, बाद में वो जिस क्वाड्रेंट में थी उससे नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट आएगा वो भी साइन हमें यूज करने पड़ेंगे। और ये साइन तुम्हें याद होंगे कि पहले में प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस होते हैं, तीसरे में माइनस माइनस होते हैं और चौथे में प्लस माइनस होते हैं। तो इस साइन तुम्हें याद रखने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें राइट एंगल बनाते ही ये तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हुआ, अब फिलहाल हमें एक्स में देखना था इसका रिफ्लेक्शन, तो -4 -5 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्लास 9 से उन्होंने लिया है, और मेरे को उम्मीद है कि इसका क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और जो मैंने तरीका बताया वो बहुत ईजी तरीका है, इससे तुम किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज फाइंड कर सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अब आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार CBSE सैंपल पेपर में है और NCERT की एक्सरसाइज में भी है। एक हमें पॉइंट फाइंड करना, पहले तुम्हें क्वेश्चन समझा दूं, MCQ है वैसे शॉर्टकट में कर सकते हो, बट मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन क्या है। तो एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे
विच इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, और इसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से बराबर है। तो पहला पॉइंट है हमारा 2 - 5, 2, -5 नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है 2 - 5, मैं नाम दे देता हूं ए। और एक पॉइंट है बी -2, 9, 1 2, और 9 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ये हो गया 9, तो ये हो गया पॉइंट -2, 9, बी पॉइंट मान लेता हूं। अब हमें इस y एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस इन दोनों से बराबर हो। मे बी वो यहां हो सकता है कि यहां से मालूम पड़ा ये वाला डिस्टेंस, ये तो 9 है वैसे काफी ऊपर है, यहां भी हो सकता है कि इसका ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो। ऐसा एक पॉइंट हमें फाइंड करना है y एक्सिस पे। अब जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में आएगा, वो आड़ा टेढ़ा कहीं भी हो सकता है। तो फिलहाल इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए जो मैंने पीछे फार्मूला कॉन्सेप्ट में बताया है कि y एक्सिस पे लाइज करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होते हैं 0 पाई, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स है 0 होता है, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर है तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x0 लेट करने होते हैं। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें, रेशियो के लिए भी एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए भी। तो फिलहाल मैं लेट कर लेता हूं p पॉइंट को कि लेट p और कोऑर्डिनेट करता हूं 0 y, क्योंकि y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट p बी द पॉइंट, p वो पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, ये इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंसेस, इसको ब्रेक करोगे तो इक्वल प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विडिस्टेंट। तो यानी कि इस कहानी की मतलब यह है कि p पॉइंट का डिस्टेंस a से और b से बराबर है, यानी जितना डिस्टेंस a और p का है यानी AP वो इक्वल है जितना डिस्टेंस p का b से है यानी PB। और जब तो चीज इक्वल है तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, यहां हाथ के हाथ तुम स्क्वायर कर लो, इससे क्या है तुम्हें डिस्टेंस फार्मूले में रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ये वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला डिस्टेंस का होता है d का। लेकिन d स्क्वायर का जो फार्मूला होगा वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। तो ये आगे से ध्यान रखोगे कि जहां भी हम डिस्टेंस का स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो ये होल रूट को हम यूज नहीं करने वाले। तो फिलहाल मैं pa निकालता हूं, तो x1 - x2 यानी 0 - 2 का अब मैं रूट नहीं लगाऊंगा, और y माइनस माइनस प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। p भी निकालते समय में 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और y -9 का होल स्क्वायर, ये मैंने लगा दी वैल्यू। अब सॉल्व करूंगा तो -2 का स्क्वायर 4, और इसे खोल दूंगा तो y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18y। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वाई स्क्वायर और 4 तो कैंसिल हो गए, इक्वल चीज बोथ साइड से कैंसिल हो जाती है, ये हो गया 10y, और इस माइनस का इधर लाऊंगा तो प्लस का 18y, और इधर इस 25 को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 25, तो ये हो गया 28y, और यहाँ 11 - 5 6, और 7 - 2 5, तो y की वैल्यू 2 आई। तो ये तो y की वैल्यू आई, कोऑर्डिनेट हुआ 0,2, क्यों ऑप्शन होगा 0,2, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ तुमने देखा कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चंस कराए हैं इनके बेस पे अब तुम्हें इनको रिपीट करना है, कुछ क्वेश्चंस इससे मिलते जुलते ढूंढ के बुक से। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी बनाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री की पहले से मैंने बनाई हुई है। अब नेक्स्ट हमारी एरिया रिलेटेड सर्कल 40 सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।